हेलो बच्चों, कैसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला लेक्चर देखा। उसमें हमने टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देखी, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, ये हमने देखा। और लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, वो ओवरलैपिंग हमें क्या बताती है? वो ओवरलैपिंग हमें क्या बताती है? डेल्टा और पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड, पी डी साइडवे, पी पाई डी पाई बॉन्ड, डी पाई पाई बॉन्ड, डी पाई पाई बॉन्ड। बट डी डी फोर लोब्स इंटरेक्शन करके डेल्टा बॉन्ड भी बना सकते हैं। मतलब वन लोब इंटरेक्शन सिग्मा बॉन्ड, टू लोब इंटरेक्शन पाई बॉन्ड, फोर लोब इंटरेक्शन डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड किया था कि ये अगर हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हुए, ये भी और ये भी, तो दो पाई बॉन्ड हमें दिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, ये तो इसके ये भी परपेंडिकुलर हुआ और ये भी परपेंडिकुलर हुआ, तो दो पाई बॉन्ड मिलेगी हमें। क्लियर है? और कितना डेल्टा बॉन्ड मिलेगा? वन डेल्टा बॉन्ड मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे, क्योंकि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन मिलेगा, ये एक प्लेन है। क्लियर है? तो ये प्लेन पे 4d और डी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जिनमें 4 लोब्स हैं। उनके ओवरलैपिंग से हमें क्या मिलेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग से हमें क्या मिलेगा? डेल्टा बॉन्ड मिलेगा। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख चुके थे, जीरो ओवरलैप देख चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट क्या टारगेट है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट हमारा टारगेट है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसपीडी के बारे में। फिर हम आज प्रिडिक्ट करेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड्स कैसे, उसके बाद हम स्ट्रेंथ कंपैरिजन भी करेंगे कि सिग्मा और पाई में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप का मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ है, मतलब हर तरफ है। इट्स अ नॉन डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, मतलब सब डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी। तो स्फेरिकल है तो ये हमेशा ये एक्स एक्सिस से भी बॉन्ड बना सकता है, वाई एक्सिस से भी बॉन्ड बना सकता है, जेड एक्सिस से भी बॉन्ड बना सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन होने पर एस ऑर्बिटल हमेशा जब भी ओवरलैप करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉन्ड भी पढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग कंसेप्ट से पढ़ेंगे कि जब ओवरलैपिंग होगी तब बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं, तो ओवरलैपिंग हमेशा कैसे होगी? अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो एस ऑर्बिटल always overlap along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्ड एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस एक ही बात है। तो अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करेगा एस ऑर्बिटल हमेशा। तो S प्लस एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। S प्लस एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और S किसी भी डायरेक्शनल ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि S तो नॉन डायरेक्शनल है, बट S किसी भी डायरेक्शनल ऑर्बिटल के साथ मिल जाए, किसी भी डायरेक्शनल ऑर्बिटल के साथ मिल जाए तो भी हमें सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x हो जाएगी, ये S, ये P, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये px हो गया, ये s हो गया, और ये देखो आपका ओवरलैपिंग रीजन हो गया। इज इट क्लियर? s प्लस पी वाई भी सिग्मा होगी, s प्लस पी जेड भी सिग्मा होगा। बस यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस हो जाएगी, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y एक्सिस हो जाएगी। Is it clear? तो s orbital always has spherical shape. स्फेरिकल शेप होता है। एस स्फेरिकल, पी पीरियडिक टेबल में हम बढ़ चुके हैं, पी डम्ब बेल और डी डबल डम्ब बेल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल ऑलवेज ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ऑलवेज ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो इट ऑलवेज फॉर्म, so s orbital always form, first point, s orbital always form sigma bond, always form what? sigma bond। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि दो
मेटल्स हो या दो नॉन मेटल्स हो, एज पर वीबीटी बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने अभी ओवरलैपिंग कंसेप्ट पढ़ा है, हमें और कुछ भी नहीं पता। जिसने पढ़ रखा है वो भी अभी साइड में रखे अपना ज्ञान, अभी सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि पहला बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहां पे उसको स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज करनी होगी, जहां पे उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज होगी, वो कहाँ होगी, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्योंकि अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई तो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करके रखेगी। अट्रैक्ट करके रखेगी तो इन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा। इन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रही है, इस बॉन्ड को स्टेबलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनके स्टेबलाइज हो रहा है मॉलिक्यूल, इसलिए ये हमेशा पहली बॉन्ड बनेगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगी, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहली बॉन्ड बनेगी, क्लियर है। नेक्स्ट पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली क्या है, वन लोब प्लस वन लोब इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो वन वन लोब इंटरैक्शन गिव्स यू सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल ऑलवेज, पी ऑर्बिटल फॉर्म व्हाट, पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, तो पी ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है पी ऑर्बिटल के थ्रू। दो लोब्स हैं तो डेल्टा बॉन्ड तो नहीं बन सकता, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए हमें चार लोब्स चाहिए। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बन सकता है कैसे, जैसे px प्लस px है, वेयर x इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये x, तो ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई, px ये x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर है। तो ये ओवरलैपिंग कहां हुई, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और यही अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z होती तो px आपके क्या बनाते, प्लस माइनस, ये आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये तो आपने देख ही रखा है। तो p ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इज इट क्लियर। एंड व्हाट अबाउट d ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, सब बना सकता है डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ लूप्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल्स। जैसे dz स्क्वायर है, dz स्क्वायर हमेशा सिग्मा बनाएगा, ठीक है। dxy, dyz, dzx जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये पाई एंड डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोब भी इंटरेक्शन हो सकता है और चार लोब भी। और dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है, और डेल्टा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, दो लोब इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर सिग्मा और डेल्टा बना सकता है, dz स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, dxy dyz dzx पाई एंड डेल्टा बॉन्ड बना सकता है। इज इट क्लियर, समझ में आया कैसे, देखें ये तो आपको मैं पढ़ा ही चुकी डी पाई में, ठीक है। चार लोब इंटरेक्शन हो ही सकता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल, जैसे dxy कहाँ होगा, z एक्सिस के पैरेलल प्लेन में, xy। dxy का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन xy है, तो ये आप z ले लो, ये तो इस यहाँ पे और चार ऑर्बिटल ले लो, तो ये चार लोब इंटरेक्शन हो गया, तो डेल्टा बॉन्ड बन गया। तो dxy dyz dzx डेल्टा बॉन्ड भी बना सकते हैं, और दो लोब इंटरेक्ट करेंगे तो पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ये तो क्लियर है। dz स्क्वायर में दो ही लोब्स होते हैं, एक तो कंसेंट्रिक लोब होता है नेगेटिव रिंग का, बट दो लोब्स पॉजिटिव सेम फेस के होते हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर सिग्मा और डेल्टा दोनों बना सकते हैं। इज इट क्लियर, इज इट विजिबल टू यू, यस क्लियर है, यहां तक समझ आया। चलिए नेक्स्ट, प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ बॉन्ड, फटाफट से करते हैं। प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ बॉन्ड, S plus S on any axis, any internuclear axis, of course हम internuclear axis की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। S plus PX, ठीक है, on X axis, Y axis, Z axis, I think is it visible, yes, ठीक है। तो X axis, Y axis और Z axis, ठीक है।
एस एक्सिस एस प्लस पी एक्स, तो ये पी एक्स, ये एस, ये एक्स एक्सिस में क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस पे। क्लियर है। वाई एक्सिस पे क्या बनाएगा, ये वाई एक्सिस ले लो, तो पी एक्स इससे मान लो, ये क्या बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन। एंड सिमिलरली जेड के साथ भी क्या बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग। जेड के साथ करके देख लो, ये जेड, ये एस और ये पी एक्स। ठीक है, तो ये नॉन बॉन्डिंग कंडीशन हो जाएगी। जितना प्लस प्लस हुआ उतना प्लस माइनस, जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उतना ही डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट, ठीक है, पी एक्स प्लस पी एक्स along x axis, along y axis, along z axis। x axis पे px सिग्मा बॉन्ड, y axis पे px पाई बॉन्ड, z axis पे भी px ऐसे हो सकता है, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। क्लियर है, z एक्सिस पे भी px हो सकता है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, py प्लस py कर लेंगे, pz प्लस pz कर लेंगे, तो x एक्सिस पे ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, y और z पे क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। px प्लस py, एक का ओरिएंटेशन, कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में, एक का x एक का y, वो कुछ नहीं बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे भाई, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये प्लस प्लस मतलब नॉन बॉन्डिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, dxy प्लस dxy along x, along y, along z। डेफिनेटली ये चार ऑर्बिटल है, ऐसे देखिए, और ये भी चार ऑर्बिटल हैं, और ये x एक्सिस है, तो ये y है। ठीक है, तो dxy ये दो लोब इंटरेक्शन हो गया, तो दो लोब इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया आपने, जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस हुई तो ये दो लोब इंटरेक्शन हो गया, वाई एक्सिस हुई तो भी दो लोब इंटरेक्शन हो गया। क्लियर है, वाई एक्सिस हुई तो एक्स ये हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, तो भी दो लोब इंटरेक्शन हो गया, और जेड हुआ तो dxy डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। आर यू गेटिंग। क्लियर है, dxy हो गया, तो होमवर्क में dyz आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, dyz प्लस dyz आप कर लीजिएगा, x y और z, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये अलॉन्ग x y z डायरेक्शन में क्या चलेगा, तो देखें ये आपका हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया x और y, और x डायरेक्शन में अगर ये प्लस ये माइनस माइनस, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, y एक्सिस पे होता तो भी सिग्मा बॉन्ड बन गया, और z एक्सिस पे डेल्टा बॉन्ड बन जाता। ये y ले लो, ये x ले लो, बात तो एक ही है। क्लियर है, तो सिग्मा सिग्मा डेल्टा, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट, dz स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर z एक्सिस पे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, dxy प्लस dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, ये क्या बनाएंगे देखिए, सॉरी, ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है, और x एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लो, तो ये क्या बॉन्ड बना, ये कोई बॉन्ड नहीं बना। क्लियर, तो नो बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग कंडीशन। अगर यही y होता तो भी नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, और z एक्सिस पे भी नॉन बॉन्डिंग। क्यों नॉन बॉन्डिंग z एक्सिस पे, क्योंकि ये तो अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बिटवीन द एक्सिस है। z एक्सिस पे क्या होगा, ये z एक्सिस है, तो ये चारों लोब्स आपको यहां मिलेंगे, ये चारों लोब्स कहां मिलेंगे आपको, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर में ऑन द एक्सिस, और dxy कहां मिलेगा, बिटवीन द एक्सिस, तो ये dxy मिलेगा।
ठीक है, ये dxy मिल गया और ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर मिल गया, तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dxy along z एक्सिस भी नॉन बॉन्डिंग ही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? along x एक्सिस भी नॉन बॉन्डिंग ही है। यस, क्लियर है? समझ आया? ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। along x एक्सिस भी नॉन बॉन्डिंग और along y एक्सिस भी नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, dxy प्लस px along x along y along z। तो देखें ये dxy, ठीक है, along x ऐसे कर लेते हैं, ये y है, ठीक है, और px ऐसा होगा तो ये तो नॉन बॉन्डिंग है भाई। क्लियर? x एक्सिस पे तो नॉन बॉन्डिंग हो गया। अगर y की बात करते हैं, ये y होता तो डेफिनेटली ये x होता, तो ये px कुछ ऐसे होता तो ये दो लोग इंटरेक्शन हो जाता तो वह पाई बन जाता। और z एक्सिस पे क्या होगा? z एक्सिस पे देख लेते हैं, ये z एक्सिस है तो z एक्सिस पे ये px तो ये हो गया, x से मान लेते हैं, तो ये dxy कुछ ऐसे रहता, ये x और ये y, इनमें दो लोब्स बाहर की साइड, दो लोब्स अंदर की साइड, तो इससे क्या इंटरेक्शन है? dxy अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है तो dxy कैसे रहता है? दो लोब्स बाहर की साइड, दो लोब्स अंदर की साइड, तो क्या इंटरेक्शन है? जीरो इंटरेक्शन है, क्योंकि ये तो बोर्ड पे है और वो दो लोब्स, दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर है और अंदर है, तो नॉन बॉन्डिंग कंडीशन। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप dxy प्लस py कर लीजिए, dxy प्लस pz कर लीजिए, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। dxy यहां है, ये x और y, pz यहाँ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर और अंदर की साइड, क्या इंटरेक्शन होगा? नॉन बॉन्डिंग सब केसेस में। क्लियर है? समझ आया? आप pz रख के देख लो, तो pz ये हो जाएगा और ये बाहर चले जाएंगे dxy, तो इसका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो आप खुद से करके देखिएगा। ये मैंने आपको एक प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ बॉन्ड्स बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, यू कैन गिव कमेंट, यू कैन आस्क एनी टाइम। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ प्रेडिक्टिंग टाइप ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। Based on overlapping, of course, extent of overlapping increases, extent of overlapping increases, bond strength increases। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग एरिया होगा, जितना ज्यादा शेयर्ड स्पेस होगा दोनों एटम्स के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में जितना ज्यादा शेयर्ड स्पेस होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। रिमेंबर इट। क्लियर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट जितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगी? सिग्मा में होगी, पाई में होगी, डेल्टा में होगी, क्योंकि हमने तीन टाइप के बॉन्ड्स पढ़े, सिग्मा, पाई, डेल्टा। अब इसमें किस में ज्यादा होगी? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर x है सपोज टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वैसे रेफरेंस z मानते हैं, बट ठीक है, जो भी आपको दी जाए पेपर में वो रेफरेंस है, और नहीं दी जाए तो z मान लीजिएगा। तो z अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड कहां बनेगा? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्लियर है? ये बन गई, ये शेयरिंग हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन कम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में और इन दोनों एटम न्यूक्लियस को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। वहीं पे अगर आप पाई बॉन्ड की बात करोगे तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ये लोब्स इंटरैक्ट करेंगे, ये लोब्स ओवरलैप करेंगे, तो इस न्यूक्लियस को यहां पे आ गई, मतलब इस न्यूक्लियस की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ गई, तो इस न्यूक्लियस के लिए ये पास है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास है शेयर्ड वाली, बट ये जो शेयर्ड वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहां पे है, इस जगह ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो डेफिनेटली ये ज्यादा पास में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा लगेगा। जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है देन एज कंपेयर टू जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसको तोड़ना डिफिकल्ट, जिसपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसे तोड़ना डिफिकल्ट। तो सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है,
सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अब बात आती है पाई और डेल्टा की। पाई और डेल्टा की, डेल्टा में 4 लोब इंटरेक्शन होता है। कैसे? सपोज टू बी, आप ये फेस ले लीजिए अपोजिट, ये ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, डजंट मैटर, पैरेलल फेसेस चाहिए बस। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो ये जो 4 लोब इंटरेक्शन है, ये इसका, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये जो 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, पैरेलल फेसेस में जो 4 लोब इंटरेक्शन हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग है। साइडवेज ओवरलैपिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमें 2 टाइप के बॉन्ड्स मिले, पाई एंड डेल्टा। पाई एंड डेल्टा, डेल्टा में 4 लोब इंटरेक्शन है, पाई में 2 लोब इंटरेक्शन है। ये पाई है, ये पाई है। लोब्स छोटे हो जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और ये यहाँ पे चारों लोब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 लोब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। तो जहां पे ओवरलैपिंग दोनों की वीक है, पाई और डेल्टा की, लेकिन ज्यादा कहां स्ट्रॉन्ग मिलेगी? जहां पे ज्यादा लोब इंटरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे 4 लोब इंटरेक्शन, यहाँ पे 2 लोब इंटरेक्शन है। तो डेफिनेटली डेल्टा की बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा है। डेल्टा की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? पाई से ज्यादा है। डेल्टा की बॉन्ड स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा है। एक्चुअली जब आप डेल्टा बॉन्ड कहाँ बनेगा? एक्चुअली मेटल के बीच में बनता है। जब मेटल के बीच में क्वाड्रुपल बॉन्ड्स बनते हैं, मतलब 4 बॉन्ड्स, पहला तो सिग्मा बनेगा बिकॉज ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर है? हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा बेस्ड ऑन वीबीटी, ठीक है। सेकेंड और थर्ड बॉन्ड पाई, फोर्थ बॉन्ड अभी बात करेंगे, पहला सिग्मा, सेकेंड और थर्ड बॉन्ड पाई, और फोर्थ डेल्टा अगर बनता है। और किन के बीच में बनेगा? सिर्फ मेटल के बीच में बनेगा। और मेटल कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे मेटल क्लस्टर्स हो गए, Re2Cl8 2-। इसमें जो चौथा बॉन्ड है रीनियम के बीच में, वो डेल्टा है। इसी तरीके से जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं, क्लियर है, उनमें जो डाई न्यूक्लियर, मतलब डाई, जिसमें मेटल्स 2 हैं 3 हैं, मतलब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, तो उनमें भी आप डेल्टा बॉन्ड देखोगे। तो ठीक है, तो ये आप डेल्टा बॉन्ड देखोगे किसमें? मेटल के बीच में। प्लस कई बार डेल्टा बॉन्ड अकेला भी देखा गया है। अगर आप असीम के दास बुक देखते हैं, आपको नहीं देखनी है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। कभी कभी डेल्टा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अकेले मिलता है, बिल्कुल मिलता है। क्या कहीं पे पाई बॉन्ड अकेले देखा है? नहीं, बट डेल्टा बॉन्ड कहीं कहीं अकेले मिलता है। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसमें कॉपर के बीच में वीक डेल्टा बॉन्ड है, ठीक है, इट्स डाइमर है, कॉपर डाइएसिटेट मोनोहाइड्रेट का। क्लियर है? डाइमर बोल लो इसे, कॉपर डाइएसिटेट मोनोहाइड्रेट का। उसमें आप देखोगे वीक डेल्टा बॉन्ड है। तो वीक डेल्टा बॉन्ड बन सकता है, बट वीक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो अकेला। तो वीक डेल्टा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसमें 4 लोब इंटरेक्शन है और पाई में सिर्फ 2 लोब इंटरेक्शन है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट, ये चीज समझ में आई। अब हम कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और काफी इजी से स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा? इधर लिख रही हूं इसको। क्लियर है? जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों के n अलग अलग है, देखते हैं, अभी बात करते हैं। तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बशर्ते इसमें एक्सक्लूडिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है वो अभी पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब 1s 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 2s 1s 3s, ऐसे बात कर लें। 1s 1s 2s 2s 3s 3s
4s एंड सो ऑन, ऐसे बात कर ले। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। जब दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेकंड शेल आ गया, ऑर्बिटल बड़ा हो गया साइज में, थर्ड शेल आ गया, ऑर्बिटल और बड़ा हो गया साइज में, तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो गया, उसे तोड़ना, अच्छा डिस्टेंस बढ़ गया। सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी हम, सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। वैसे भी एस दिखते ही सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, और जहां पे भी एक बार भी एस दिखा और बॉन्ड बन रहा है तो उसका मतलब सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, वो हम बात कर चुके हैं। तो जब एस एस बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा ये बताओ। सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 1s में। लेकिन 1s 2s में जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस से थोड़े दूर होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के प्रति और कम हो गया। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, 1s में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो उसे तोड़ना डिफिकल्ट, उस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन से फ्री होना डिफिकल्ट है। और इन दोनों न्यूक्लियस पे दोनों न्यूक्लियस का होल्ड है, सॉरी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों न्यूक्लियस का होल्ड है, तो उसे तोड़ना, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो 1s बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई, ये न्यूक्लियस जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड तोड़ना इजी। क्लियर है? 1s 1 1 2 2 3 3, तो क्लियर दिख रहा है। तो व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काउंट नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक्सक्लूडिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्लियर है? अब सेकंड अगर हम बात करें, when internuclear distance between bonded atoms is constant, तो क्या होगा, फिर हम डायरेक्शनल नेचर पे चले जाएंगे। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स इज काउंटेड देन, जैसे कि पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी देन पीएस ओवरलैपिंग देन एसएस ओवरलैपिंग। मतलब बॉन्ड एनर्जी पीपी ओवरलैपिंग की, मतलब बॉन्ड एनर्जी पीपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा एज कंपेयर टू पीएस ओवरलैपिंग, एज कंपेयर टू एसएस ओवरलैपिंग। रीजन क्या है? डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या है? सपोज टू बी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है, तो ये आपका पीजेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे जेड एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ओवरलैपिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड पे और हम जेड पे ही ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेकिन जहां पे एस आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में? 1, मतलब एक्स वाई जेड अगर हम 3 एक्सिस में ही डिवाइड करते हैं तो 1/3 होगी, या 6 एक्सिस डिवाइड करते हैं, मतलब जितनी एक्सिस में हम डिवाइड करेंगे उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो जेड एक्सिस में कुछ पार्ट ही आएगा, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आई। यहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे, बिकॉज पीजेड ओरिएंटेड ही जेड डायरेक्शन में है, तो डेफिनेटली ये एक्सटेंट, यहाँ पे पीजेड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, एस में वही, लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। वहीं एस में ऐसा नहीं है कि आप 2p काउंट कर रहे हैं और यहाँ पे 4s काउंट कर रहे हैं, या 1s काउंट कर रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल, 1s काउंट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं 1s की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। नहीं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। 1 है, ये 2 है। 1s तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, करेंगे एक एग्जांपल। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सब 2 2 3 3
4 4 5 5, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर 2 3 2 3 2 3, जो भी आपको मानना है, तो वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दोनों के बीच के न्यूक्लियस की डिस्टेंस सभी में जिनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें सेम होनी चाहिए, तब डायरेक्शनल नेचर को हम प्रायोरिटी देंगे। और डायरेक्शनल नेचर, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एस में नहीं होती है इतनी अच्छी। क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, 1s 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 2s 1s 2p, ठीक है, 1s 2s 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 2p 2p 2p, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ठीक है, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, ठीक है, pz की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पहले तो ये पता करो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किन किन की सेम है, इसकी सेम है, इन दोनों की सेम है और इन तीनों की सेम है। क्लियर है? तो 1s की तो सबसे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम है, तो ये इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, तो 1s की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा। अब हम बात करेंगे 1s 2s और 1s 2p की, क्योंकि 2 की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है। अब हम इन दोनों में बात करते हैं, तो 1s 2s या 1s 2p z, तो 2p z वाला, क्योंकि वहां पे डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है। अब अगर हम तीनों की बात करें 2s 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 2pz 2pz 2pz, तो 2pz 2pz, क्योंकि वहां डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है, 2p और 2s 2s, तो ये आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? यहां तक समझ में आया कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड एनर्जी घटती जाएगी, ये ऑर्डर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की बात करें तो कैसे करेंगे? पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ में हम देखेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, is not constant, then bond energy, bond strength is inversely proportional to bond length. जैसे 3p pi 3p pi 3p pi कांस्टेंट नहीं है ना, 3p pi 2p pi, बताओ 2p pi 2p pi, ठीक है, तो जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी 2p pi सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर 3 और 3p pi ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हो गया, मतलब ये इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये ज्यादा इफेक्टिव होगी, और 2p pi सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी जहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर जहां पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये तो फर्स्ट हो गया, बट व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, d pi p pi, मतलब ये 3 3 3 3, मतलब आगे का नंबर सेम है, d pi p pi, ये ऑर्डर रहेगा बॉन्ड एनर्जी का। क्यों रहेगा देखते हैं, ये ऑर्डर लिख लीजिएगा, ये ऑर्डर कांस्टेंट रहेगा। क्यों होगा? जैसे 3d pi है, 3d pi 3p pi 3p pi 3p pi, तो सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। रीजन इज d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बेंट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बेंट होती है, ये x y सपोज टू बी, दूसरे x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेते हैं, तो ये कुछ, ये देखिए ऑफ कोर्स वो छोटे हो जाएंगे लोब्स, डोंट वरी अबाउट इट, ये लोग छोटे हो जाएंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये शेयरिंग हो गई। तो इस न्यूक्लियस का इस, और pp क्या थे, pp स्ट्रेट थे, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस थी,
ठीक है। और यहाँ पे ये डी वाले में क्या है, जो ये dxy dyz dzx है, बिटवीन द एक्सिस है, तो ये बेंट है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंट है। बेंट है तो यहां तक पहुंच, देखें दोनों एक में बनाते हैं, ये और ये, इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी या जो बेंट हो गई इनका, क्योंकि इस न्यूक्लियस से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पास में है। इस न्यूक्लियस का जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो डी में है, डी में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, जो पाई ओवरलैपिंग से आए, वो पास में है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी डिस्टेंस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जितनी डिस्टेंस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो ये पास में है। जब ये पास में है तो क्या होगा, डी पाई ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये थोड़े दूर है, ये स्ट्रेट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, ऑन द XYZ एक्सिस, तो वहां पे ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है। डी वाले केस में इफेक्टिव है, डी वाले केस में इफेक्टिव है। क्लियर है? तो 3d pi is more, is having more bond energy than 3d pi 3p pi 3p pi 3p pi। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक as per VBT, first bond between two atoms is sigma bond. First bond between two atoms is sigma bond according to VBT। ठीक है। सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई, अगर दो बॉन्ड बनते हैं तो, ठीक है। और थर्ड बॉन्ड सिग्मा पाई पाई। आपने एनसीईआरटी बीएससी-पीआर पढ़ लो, अभी पढ़ाया नहीं है, इसके बाद का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें एक वर्ड है सुपर पेयर, ठीक है। तो वो सुपर पेयर क्या होता है, उसके पोस्टुलेट्स में एक वर्ड आएगा सुपर पेयर। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, या इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं सुपर पेयर, जहां पे मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, सुपर पेयर बोलते हैं। तो अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा होगी, पहली बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनेगा तो पाई, तीसरा बॉन्ड बनेगा तो भी पाई। इसका मतलब दो पाई बन सकते हैं, एक ही सिग्मा बन सकता है, दो पाई बन सकते हैं। और अगर दो एटम्स के बीच में चौथा बॉन्ड बना तो वो डेल्टा बनेगा। तो पहला सिग्मा बनेगा, एज पर वीबीटी बात कर रहे हैं, अभी हमें और कुछ बात नहीं करनी है, हमें और कुछ पता भी नहीं और ना पता करना है, अभी आगे सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं रेफरेंस मतलब बोल के चलूंगी कि इस वक्त ये पढ़ाया था। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा है, सेकंड बॉन्ड सिग्मा पाई, थर्ड बॉन्ड भी पाई, फोर्थ बॉन्ड अगर बनता है तो डेल्टा। एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड सिर्फ मेटल्स के बीच में बनता है, स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में, ठीक है। वो अपन बात कर चुके हैं, Ra2Cl8 कॉपर का वो एसीटेट, ठीक है, डाइमर बनाया था कॉपर डाई एसीटेट का। तो इनमें आप डेल्टा बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितने भी मेटल पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हैं उनमें आप डेल्टा बॉन्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वाड्रुपल बॉन्ड में। लेकिन नॉन मेटल्स में हमेशा तीन ही बॉन्ड मिलेंगे, जैसे N2 है तो N2 में एक सिग्मा और दो पाई मिलेंगे। O2 है, एक सिग्मा और एक पाई मिलेगा। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो सिग्मा पाई पाई, सिग्मा पाई पाई डेल्टा। क्यों एक ही सिग्मा बनता है, दो पाई बनते हैं? देख, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही होती है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो दोनों जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को से पास होती है। तो दोनों न्यूक्लियस से पास होने वाली एक ही लाइन है, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक। तो वो ऑर्बिटल्स जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्ड बनाते हैं, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? यहां से एक ऑर्बिटल आ रहा है, यहां से एक ऑर्बिटल आ रहा है, दोनों ने ओवरलैपिंग करी तो एक ही तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक ही है, दोनों न्यूक्लियस से पास होने वाली लाइन एक ही है। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एक्स ले लो, जेड ले लो, जब जेड एक रेफरेंस ले रहे हैं तो, ठीक है, जेड ले लो। अब इसके पैरेलल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? एक तो ये वाई पे हो सकता है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। एक जेड, एक तो ये पीवाई हो सकते हैं, ठीक है, वो भी क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक पीजेड हो सकते हैं, पीजेड हो सकते हैं, वो भी क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे।
तो कितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं इस एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए? एक पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को रेफरेंस लेते हुए कितने पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं? क्योंकि उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर कितने ऑर्बिटल्स पैरेलल में आ सकते हैं? परपेंडिकुलर कितने ऑर्बिटल्स पैरेलल में आ सकते हैं? एक तो ये आ सकते हैं, एक ही आ सकते हैं, ये py py, ये pz pz। तो आपको 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे। क्लियर है? और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये z एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये z एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर आपको कितने प्लेन मिलेंगे? ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये लो, ये z एक्सिस है। अब इसके परपेंडिकुलर आपको, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, ये प्लेन कौन सा होगा? अगर ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? ये प्लेन होगा। z एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन होगा, ये y, ये x, तो ये xy प्लेन, ये हाथ, ये xy प्लेन होगा। तो डेल्टा बॉन्ड कितने बनेंगे? xy प्लेन पे चारों ऑर्बिटल्स आ गए, डेल्टा एक बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? तो एक सिग्मा, दो पाई, एक सिग्मा, दो पाई, एक डेल्टा। z एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ही प्लेन है, प्लेन चाहिए पूरा डेल्टा बॉन्ड के लिए, ठीक है? और परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। कितने हैं परपेंडिकुलर एक्सिस? 2, y और x, z के लिए y और x। तो परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए फॉर पाई बॉन्ड, परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए फॉर डेल्टा बॉन्ड। क्लियर है? परपेंडिकुलर एक्सिस फॉर पाई बॉन्ड, किसके परपेंडिकुलर? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। और परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए फॉर डेल्टा बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, next two bonds are pi, and if fourth bond is formed especially in metal carbonyl complexes and in metal clusters like Re2Cl8 2-, और बताया था मैंने कॉपर का वो एग्जाम, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कार्बोनिल पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स हैं, उनमें डेल्टा बॉन्ड बनता है, फोर्थ बॉन्ड बनता है। इज इट क्लियर? कॉपर में वो जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें तो एक ही बॉन्ड बनेगा और वो डायरेक्ट डेल्टा बॉन्ड होगा। वो एक एग्जांपल दिया है जिसमें डायरेक्ट आपको कॉपर में क्या मिलेगा? डेल्टा बॉन्ड। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, बहुत इजी सा है, डिस्कस करते हैं, इंटरेस्टिंग है। H2 से बात करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और आगे तक चलते हैं, ठीक है? H2 कैसे बना होगा? HH से बना होगा, 1s1 1s1, यहाँ पे एक, दोनों ने क्या करी? ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है? 1s की ओवरलैपिंग हो गई, ऑफ कोर्स s की ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड बना है, 1-1 लोब इंटरेक्शन हुआ है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है? नेक्स्ट HF बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन 1s1 है, फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 है, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली। कैसे करेंगे ओवरलैपिंग? ये बन गया HF, 1s2p की ओवरलैपिंग है, 1s तो ये होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस ले लो, सपोज टू बी ये pz है, तो ये pz ने ओवरलैपिंग कर ली, ये 1s था, ये 2pz है, z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ कि 1s1 और pz में सिग्मा बॉन्ड बन गया, कैसे बना? अच्छा, ये लोब्स छोटे हो जाते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोब्स स्मॉलर हो जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी शिफ्ट हो जाती है, ताकि वो बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके, ताकि वो बॉन्ड जो ओवरलैपिंग शेयर्ड स्पेस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा सके, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, इसको तो सिर्फ एक ही का मिल रहा था, लेकिन जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हुई तो उसको दो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन से एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है। तो 1s2pz ओवरलैपिंग समझ में आई आप लोगों को? अभी हमें सिर्फ ओवरलैपिंग पढ़नी है, नथिंग एल्स। HF। अब बात आती है, इसी पे क्वेश्चन आता है, ये मैंने शॉर्ट में भी कवर किया है, लेक्चर में भी बता रही हूँ। HF, HCl, HBr,
HI, ये 1s2p ओवरलैपिंग, ये 1s3p ओवरलैपिंग, ये 1s4p ओवरलैपिंग, ये 1s5p ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग इफेक्टिव है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम नहीं है। ये 1 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर हो गई इस वाले न्यूक्लियस से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले न्यूक्लियस से और दूर हो गई और दूर हो गई। दूर हो गई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, बॉन्ड तोड़ना इजी हो गया। बॉन्ड तोड़ना इजी हो गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड में कितनी मजबूती है, कितना मजबूत है वो, अल्ट्राटेक सीमेंट की तरह। बॉन्ड एनर्जी, उस बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो HF को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, HF को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन, उस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस से 5p की दूरी ज्यादा है। तो HF, HCl, HBr, HI, HF, HCl, HBr, HI, तो HI की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्लियर है? HI की बॉन्ड लेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है तो बिल्कुल प्लीज कमेंट। तो HF, HCl, HBr, HI, HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस की दूरी ज्यादा है, क्योंकि 5p ऑर्बिटल बिगर हो गया, 2p इतना था, 3p और बड़ा हो गया, 4p और बड़ा हो गया, 5p और बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर चली गई, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल में F2 ये होता है 2s2 2p5, 1s2 तो फील्ड है ही सही, दूसरा भी 2s2 2p5, दोनों को एक एक की जरूरत है, दोनों को क्या है? एक एक की जरूरत है, तो एक एक की जरूरत है तो 2p 2p ओवरलैपिंग हो जाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? 2p 2p ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप Z मान लीजिए, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस PZ है, PZ पे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये अपोजिट स्पिन में अपने आप आ जाएंगे, डोंट वरी। ये एक है, दूसरा अपने आप अपोजिट स्पिन में आ जाएगा और बॉन्ड बना लेगा। फेस जरूर चेक करना, दोनों के फेस सेम होने चाहिए। वेव फंक्शन के फेजेस हैं, ये वेव फंक्शन के साइंस हैं, क्रस्ट और ट्रफ जैसे होते हैं। ठीक है, तो वेव फंक्शन के चार्ज नहीं है प्लस माइनस, लास्ट क्लास में भी बोला था। ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। क्लियर है? तो उसमें वेव जो है, वेव रिप्रेजेंट होता है वेव फंक्शन से, तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सेम फेज ओवरलैपिंग, तो सेम फेज ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वही बॉन्ड बनाएगा। तो ये बन गया आपका कुछ ऐसा। क्लियर? ये बन गया आपका कुछ ऐसा और ये हो गई आपकी 2p 2p ओवरलैपिंग। क्लियर है? अब बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, F2 Cl2 Br2 I2 बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर बोले तो डेफिनेटली ये 2p 2p ओवरलैपिंग है, ये 3p 3p है, ये 4p 4p है, ये 5p 5p है, 5p 5p ओवरलैपिंग। सोच ही लो कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से कितने दूर होंगे, क्योंकि बहुत बिगर ऑर्बिटल्स हैं ये, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसमें होगी? F2 Cl2 Br2 I2 इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे ज्यादा इसमें होगी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो यही हो जाएगा जो हम सोच रहे हैं। लेकिन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं है 3 4 5, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम नहीं है तो होना ये चाहिए था, एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि 2p 2p में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसे तोड़ना डिफिकल्ट है, तो F2 Cl2 Br2 I2। क्लियर है? तो ये हमारा क्या बन गया? बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड। F2 की बॉन्ड FF को तोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, बट ये नहीं आता, ये गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि जब फ्लोरीन को हम गौर से देखते हैं तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है।
ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन 2p ऑर्बिटल्स में ही क्यों हुआ, 3p में क्यों नहीं हुआ? वहीं क्लोरीन में भी तो आपको मैम तीन लोन पेयर्स मिलेंगे, यहां पे रिपल्शन आपने क्यों नहीं काउंट किया, यहीं पे क्यों किया कि F2 एक्चुअली जो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होता है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी जो ऑर्डर है वो Cl2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, फिर F2 की, फिर I2 की। इज इट विजिबल टू यू? यस, बहुत लेंदी हो गया बेटा आज। Cl2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर Br मतलब F2 ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में इतना रिपल कर गए, दोनों एटम्स, एक तो 2 सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स पास होंगे, ठीक है, सेकेंड उनमें जो लोन पेयर्स है वो लोकलाइज्ड है क्योंकि डी तो होता नहीं है, लोकलाइज्ड है, तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सेकेंड पीरियड में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में, नेक्स्ट क्लास उसी से स्टार्ट करेंगे। तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा है कि एक दूसरे से दूर भगे दोनों फ्लोरीन, क्योंकि लोन पेयर ने एक दूसरे को धक्का मारा, ये दूर भगे तो ये दूर चले गए, तो बॉन्ड लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम ही है F2 की, लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी उसको तोड़ना बहुत आसान हो गया। वही Cl2 में लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, उतना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। रीजन इज, एक तो बड़े ऑर्बिटल्स में लोन पेयर है, बड़े ऑर्बिटल्स में है, तो बड़े ऑर्बिटल्स में लोन पेयर होने का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स है, ज्यादा वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो ये इसकी ये ऐसे फैला हुआ है, तो इसको कोई लेना देना ही नहीं है, ये ऐसे फैला हुआ है, लेकिन ये तो सब पास है, पास होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा है, दूर है क्योंकि उनके ऑर्बिटल्स का साइज ही क्या है, बढ़ गया। प्लस यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं क्लोरीन में, तो डीलोकलाइज हो सकते हैं, लोन पेयर्स डी में जाके घूम सकते हैं, तो दोनों बातों से यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो गया, इसलिए Cl2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर Br2 की, और वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा था कि उस बॉन्ड को इतना वीक कर गए, F2 की बॉन्ड को इतना वीक कर गए कि उसकी बॉन्ड एनर्जी Br2 से भी कम हो गई, F2 की बॉन्ड एनर्जी Br2 से भी कम हो गई, F2 की बॉन्ड एनर्जी Br2 से भी कम हो गई। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर Br2 की, F2 की उससे कम, क्लियर है, और I2 की सबसे कम, I2 की सबसे कम बॉन्ड एनर्जी, सबसे ज्यादा Cl2 की, फिर Br2 की, F2 की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से इतनी कम हो गई कि वो Br2 से भी कम हो गई। तो बस इतना ही आपको दोनों पढ़ना है, HF, HCl, HBr, HI और F2Cl2, Br2, I2। नेक्स्ट क्लास ऑक्सीजन O2 S2 से स्टार्ट करेंगे, मतलब O2 एग्जिस्ट करता है, S2 क्यों नहीं करता, N2 एग्जिस्ट करता है, P2 क्यों नहीं करता, वहां से स्टार्ट करते हुए हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कमेंट ऑन टेलीग्राम एज वेल ऑन यूट्यूब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।